इसके बाद अगली जो रिसर्च हुई है साइंस को लेकर के दोस्तों, इसमें बताया जाता है कि एंड्रॉयड स्मार्टफोन और ग्लोबल अर्थक्वेक अलर्ट में क्या रिलेशन रहा है। मतलब जिस लोग के पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो क्या उसको अर्थक्वेक के लिए, भूकंप के लिए अलर्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। मोबाइल से भूकंप की चेतावनी मिलना एक नए युग की शुरुआत मानी जाती है। बात करते हैं एंड्रॉयड अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम के बारे में। गूगल ने 2020 से एंड्रॉयड फ़ोन में एक नया फीचर जोड़ दिया है जिसका नाम है एंड्रॉयड अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम। ये सिस्टम स्मार्टफोन में लगे एक्सीलरोमीटर सेंसर का यूज़ करता है, मतलब जो गति या फिर वाइब्रेशन को माप सकता है। ये वही सेंसर होते हैं जो फ़ोन घुमाने पर स्क्रीन की दिशा बदल देते हैं। बात करते हैं कि इसका वर्किंग मैकेनिज़्म किस प्रकार से है। तो यदि हम इसके वर्किंग मैकेनिज़्म की बात करें दोस्तों, तो पी वेव्स का सबसे पहले पता लगाया जाता है। एक्सेलरोमीटर भूकंप की पहली लहर पी वेव्स को पकड़ लेता है। ये काफ़ी तेज़ रहती हैं लेकिन नुकसान कम करती हैं। फिर डेटा को गूगल सर्वर को भेजा जाता है। जैसे ही कोई फ़ोन कंपन महसूस करता है वो एक सिग्नल गूगल के सर्वर को भेजेगा। इसके बाद क्राउड सोर्सिंग एंड क्रॉस चेकिंग होती है। गूगल और अन्य आसपास के फ़ोन के डेटा से पुष्टि करता है कि ये असली भूकंप है कि नकली है। इसके बाद भेजा जाता है लोगों को अलर्ट। जैसे ही पुष्टि हो जाती है दोस्तों, इसके बाद पी वेव आने के बाद आने वाली धीमी और विनाशकारी एस वेव से पहले ही, ठीक है, मतलब सेकंडों पहले ही हम अलर्ट सिस्टम भेज देते हैं मोबाइल फ़ोन्स को। बात करते हैं कि अभी तक कितने लोगों को अलर्ट किया गया है और कितना फ़ायदा अभी तक लोगों को पहुंचा है। 2021 से 24 के बीच में 11,231 भूकंप की घटनाओं के लिए अलर्ट जारी किया गया था। 79 करोड़ अलर्ट भेजे गए। 18,000 से ज़्यादा भूकंप डिटेक्ट किए गए। इनमें से 2,000 प्लस मॉडरेट शेकिंग या फिर उससे भी ज़्यादा तीव्रता वाले थे। 2023 के प्रमुख भूकंप जिनके लिए एडवांस वार्निंग मिली थी, जैसे कि तुर्की और सीरिया का 7.8, फिलीपींस का 6.7, नेपाल का 5.7, टर्की का 2025 का जिसकी तीव्रता थी 6.2। मतलब 1 मिनट पहले ही आप लोगों को वार्निंग मिल गई थी। 10 से 1 मिनट पहले, मतलब 10 सेकंड से 60 सेकंड पहले। यूज़र सर्वे रिजल्ट की बात करें तो 1.5 लाख लोगों में से 80% ने बोला है कि उन्हें यह अलर्ट बहुत ज़बरदस्त लगा। इससे लोगों को जान बचाने के लिए कुछ सेकंड मिल जाते हैं जो जीवन मरण का गैप बना देते हैं। अलर्ट 2 प्रकार का है। बी अवेयर, मतलब हल्के कंपन के लिए। टेक एक्शन अलर्ट, गंभीर कंपन के लिए चेतावनी है, जोरदार साउंड के साथ डू नॉट डिस्टर्ब को ओवरराइड करता है। बात करते हैं कि एल्गोरिदम कैसे दूरी और तीव्रता का अनुमान लगा लेता है। अगर भूकंप सतह से 200 किलोमीटर के भीतर है, एस और पी वेव के अराइवल टाइम के फ़र्क को 8 किलोमीटर पर सेकंड से गुणा किया जाता है। अगर गहराई ज़्यादा हो जाती है, मेंटल के अंदर वेव के मोशन को ध्यान में रख करके मॉडल का यूज़ किया जाता है। इसकी भी कुछ लिमिटेशन है एंड फिक्सेस आप कर सकते हैं। जैसे कुछ अलर्ट देर से पहुँचे, एल्गोरिदम को आप तेज करिए। मैग्नीट्यूड का अनुमान गलत निकला, लेकिन अब इसको घटा करके हमने 0.25 कर दिया है। 3 नंबर में फॉल्स पॉजिटिव, 3 फॉल्स पॉजिटिव देखने को मिले, तो 2 तूफान और 1 गलत अलर्ट फोन वाइब्रेशन सुधार कर दिया गया है। वैश्विक कवरेज को इसमें शामिल किया जा रहा है, जैसे कि 2019 में 25 करोड़ लोग थे, 2025 में ये बढ़कर के 250 करोड़ लोग हो चुके हैं। मतलब 10 गुना अधिक लोगों को अलर्ट हम दे रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज है 27 जुलाई 2025 और दिन है रविवार। रविवार के दिन एडिटोरियल नहीं रहता है, इसलिए हम साइंस वाले सेक्शन के ऊपर आज ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि द हिंदू में पूरा का पूरा साइंस का एक पेज रहता है। पहली जो साइंस की न्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं वो अल्टर मैग्नेट से रिलेटेड है। क्रोमियम एंटीमनी। क्रोमियम एंटीमनी को CRSB इनके सांकेतिक वर्ड्स होते हैं।
किस प्रकार से अलग अलग दिशा में अलग अलग चार्ज कैरियर होते हैं, इसके ऊपर ये आर्टिकल बात करता है। शुरू में हम बेसिक नॉलेज की बात करते हैं। नॉर्मली कोई भी मटेरियल इलेक्ट्रॉन के माध्यम से करंट को बहाता है, एन टाइप से, या फिर होल्स के माध्यम से, पी टाइप से बात करते हैं। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिसमें यह निर्भर करता है कि आप किस दिशा में करंट माप रहे हैं। इस विशेषता को हम बोलते हैं डायरेक्शन डिपेंडेंट कंडक्शन पोलैरिटी। शॉर्टकट में इसको DDCP बोलते हैं। मतलब कुछ दुर्लभ पदार्थ ऐसे भी हैं, क्रोमियम एंटीमनी, जिसमें ये चीज़ निर्भर करता है कि आप किस दिशा में करंट माप रहे हैं, उस हिसाब से धारा का प्रवाह हमको देखने को मिलता है। क्रोमियम एंटीमनी की बात करें, इसमें क्या खास बात होती है? एक स्थिर और सस्ता मैग्नेटिक कंपाउंड होता है। कोलकाता के 2 संस्थानों ने रिसर्च करके बताया है कि क्रोमियम एंटीमनी में DDCP पाया जाता है। ठीक है, मतलब ये कुछ दुर्लभ पदार्थ होते हैं। मतलब एक दिशा में इलेक्ट्रॉन करंट लेके जाते हैं और दूसरी दिशा में होल्स। एक तरफ मतलब इलेक्ट्रॉन अलग दिशा में लेके जाएगा और दूसरी तरफ पी टाइप रहता है जो कि दूसरी दिशा में करंट को लेके जा रहा है। वैज्ञानिक लोगों ने इसको साबित कैसे करके किया? क्रोमियम एंटीमनी के सिंगल क्रिस्टल प्लेट्स बनाए गए, फिर 2 प्रयोग हुए थे, हॉल इफेक्ट एंड सीक बैक इफेक्ट। हॉल इफेक्ट बताता है कि करंट में मुख्य भूमिका इलेक्ट्रॉन निभा रहे हैं या फिर होल्स, जबकि जो सेकंड वाला इफेक्ट होता है ये एक थर्मो इलेक्ट्रिक वोल्टेज दिखाता है जो इलेक्ट्रॉन और होल्स के बेस पर दिशा बदलता है। दोनों प्रयोगों से ये चीज़ साबित हो गया है कि क्रोमियम एंटीमनी में प्लेन में इलेक्ट्रॉन डोमिनेट करते हैं, जबकि ऊर्ध्वाधर दिशा में होल्स, मतलब समतल में इलेक्ट्रॉन और ऊर्ध्वाधर की यदि आप बात करें वर्टिकल की, तो यहाँ पर होल्स। सीधे सीधे इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, खड़े में लेके जाना है तो होल्स उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। यहाँ एक वर्ड यूज़ किया गया है अल्टर मैग्नेट का। अल्टर मैग्नेट को यहाँ समझना जरूरी है। अल्टर मैग्नेट एक नई खोजी गई चुंबकीय अवस्था होती है। इसमें परमाणुओं के स्पिन्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। मतलब बाहर से कोई चुंबकत्व नहीं होता है, लेकिन अंदरूनी क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऐसा है कि अलग अलग स्पिन वाले इलेक्ट्रॉनों के बिहेवियर में चेंजेस आता है, जिससे ये स्पिनट्रॉनिक जैसी टेक्नोलॉजी में यूज़ हो सकता है। इस प्रकार से देखा जाए, ये जो क्रोमियम एंटीमनी होता है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, प्रायोगिक तौर पर सस्ता और स्थिर है। ठीक है, इसके अलावा डुअल रोल है इलेक्ट्रॉनिक में, मतलब एक ही क्रिस्टल पी टाइप और एन टाइप दोनों की तरह काम कर सकता है, जिसके माध्यम से सर्किट, सेंसर एंड थर्मो इलेक्ट्रिक को हम और इजी बना सकते हैं। इसके अलावा स्पिनट्रॉनिक पोटेंशियल की बात करें तो इलेक्ट्रॉन के इस स्पिन पर बेसिस डिवाइस के लिए भी ये एक बड़ा कदम माना जाता है। यदि हम अतिरिक्त प्रयोग की बात करें, वेनेडियम डोपिंग इफेक्ट, जब क्रोमियम के 2% परमाणु वेनेडियम से बदल दिए जाते हैं तो पूरा क्रिस्टल सिर्फ पी टाइप की तरह बिहेव करने लगता है। मतलब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, जो थ्योरी के अनुसार ही था। ये जो आर्टिकल है दोस्तों, UPSC GS3 के अंतर्गत आप इसको रिलेट करके देख सकते हैं। इसके बाद वाला जो आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ये पार्टिकुलरली टमाटर से जुड़ा हुआ है कि किस प्रकार से टमाटर का हमारे हेल्थ में महत्व है, किस प्रकार से इसकी खेती का यहाँ पर शुरुआत होता है। तो UPSC के हिसाब से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। पार्टिकुलरली इसमें हिस्ट्री, एग्रीकल्चर, न्यूट्रिशन, इसके अलावा सोशल हेल्थ, पब्लिक हेल्थ और सोशल चेंजेस के पहलू जुड़े हुए हैं। बात करते हैं टमाटर के इतिहास और भारत में इसकी एंट्री की। टोमेटो की ग्लोबल जर्नी। टोमेटो की उत्पत्ति साउथ अमेरिका से मानी जाती है। शुरू में इसे सिनफुल, स्टिंकी एंड पॉइजन एप्पल बोला जाता था, खास करके जब इसे लेड और कॉपर वाले बर्तनों में पकाते थे तो रासायनिक प्रतिक्रिया से लोग बीमार पड़ जाते थे, इसलिए क्या बोलते थे? सिनफुल, स्टिंकी एंड पॉइजन एप्पल।
अमेरिका में न्यू जर्सी के किसानों ने जब सही बर्तनों में टमाटर को पकाया ना, तब जाकर लोगों के माइंड में चेंजेस हमको देखने को मिला था। बात करते हैं भारत में टमाटर किस प्रकार से आया। 15वीं सदी में पुर्तगीज व्यापारी टमाटर को भारत लेकर के आए थे। 16वीं सदी में ब्रिटिशर्स ने इसे खेती में अपनाया और अपने भोजन में शामिल किया, लेकिन आम लोग तब भी इसे संदेह से देखते थे क्योंकि यह भारतीय नहीं था और कई सारे अंधविश्वास जुड़े हुए थे। बात करते हैं हेल्थ अवेयरनेस एफर्ट्स की। 1938 में डॉक्टर तारा चिताले और उनके साथियों ने टमाटर के फायदे जैसे सर्दी जुकाम, विटामिन सी की कमी, आयरन डेफिशिएंसी के बारे में लोगों को समझाने की कोशिश करी। तभी भी लोग ज़्यादा इससे प्रभावित नहीं हुए थे। बात करते हैं कैसे करके बदलाव आया। यात्रियों और वैज्ञानिक संस्थानों ने इसके न्यूट्रिशन के बारे में लोगों को बताया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन इंडिया ने बोला कि टमाटर में विटामिन और मिनरल्स भरपूर हैं, जो रोज़ की डाइट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद हेल्थ बेनिफिट, फार्मिंग और आज की स्थिति की चर्चा करी जाती है। बात करते हैं हार्ट हेल्थ की। टोमेटो में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हृदय रोग के खतरे को कम करते हैं। ब्रेन प्रोटेक्शन भी होता है। इसमें मौजूद लाइकोपिन अल्जाइमर जैसे न्यूरोडिजेनरेटिव रोगों से हमको बचाता है, खास करके जब एज 70+ हो जाती है। तो ऐसे में यदि टमाटर खाते हैं तो जो अल्जाइमर जैसे रोग हैं, इसका कहना चाहिए खतरा बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। इसके अलावा बीपी कंट्रोल में भी टमाटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए भी टमाटर इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए कि भाई टमाटर की खेती करना, टमाटर का व्यापार करना और टमाटर को अपनी डाइट में शामिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन की बात करें, टोमेटो में सेल्यूलोज फाइबर होता है जो पाचक में काफ़ी ज़्यादा हमारी मदद करता है। इसलिए भी टमाटर को खाना डाइट में शामिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन सावधानी भी बरतना है कि पकाने से पहले टमाटर को आप अच्छी तरह से धो लीजिए ताकि धूल या फिर कीटाणु ना रहे। टोमेटो फार्मिंग की जब हम बात करते हैं तो प्रति एकड़ पौधे में लगभग 5,000 से 10,000 पौधे हमको देखने को मिलता है। 1 एकड़ में इतने पौधे लगाए जाते हैं। उत्पादन की जब बात करते हैं 2022-23 में तो 210 लाख टन, मतलब दुनिया में हम दूसरे नंबर पे थे। चाइना 680 लाख टन फर्स्ट में था। प्राइस की बात करें तो होलसेल में इसका रेट चलता है 1700 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से। अलग अलग वैरायटी के टमाटर की खेती होती है हमारे यहाँ पर, जैसे कि अर्का रक्षक, अर्का श्रेष्ठ। अर्का जो रक्षक है वो डिजीज़ रेजिस्टेंट है, हाइब्रिड किस्म का है। अर्क श्रेष्ठ की बात करें तो ये लॉन्ग सेल्फ लाइफ होती है, मतलब जल्दी ख़राब नहीं होता है। भारत में अलग अलग राज्यों में इसकी खेती होती है। मुख्य उत्पादक में मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु आता है। आज की स्थिति ऐसी हो गई है कि आज हर घर में टमाटर किसी न किसी रूप में यूज़ हो रहा है। सब्जी, सूप, करी, चटनी, रसम, केचप, पिज्ज़ा, सैंडविच, सब में, मतलब जिसको जहरीला बोलते थे, आज हेल्थ और न्यूट्रिशन के लिए, स्वाद के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। इसके बाद वाली जो साइंस की न्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ये पार्टिकुलरली जुड़ी हुई है समुद्री हीट वेव से रिलेटेड। समुद्री हीट वेव जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मेरीन हीट वेव। इतिहास में अभी तक देखा जाए सबसे ज़्यादा गंभीर हीट वेव, मेरीन हीट वेव कब आई थी, इसके बारे में यहाँ पर हम सबसे शुरू में चर्चा करेंगे। इतिहास में सबसे ज़्यादा जो गंभीर मेरीन हीट वेव है, ठीक है, वो कब देखने को मिली है। साइंटिस्ट लोगों ने बताया है कि 2023 की मेरीन हीट वेव अब तक की सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्सट्रीम हीट वेव मानी जाती है। सी सरफेस टेम्परेचर लगातार 90वें परसेंटाइल से ऊपर रहा है, मतलब तापमान सामान्य से बहुत ज़्यादा था समुद्र की सतह। कितने दिन और कितना क्षेत्र इसमें रहा, समुद्र का 96% हिस्सा, मतलब लगभग पूरा महासागर इस हीट वेव से प्रभावित था। वहाँ तापमान सामान्य से ऊपर रहा लगातार 120 दिन तक।
इस दौरान वैज्ञानिकों ने तापीय तनाव थर्मल स्ट्रेस को 53.6 बिलियन डिग्री सेंटीग्रेड मापा था। आप सोच सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा अधिक हो सकता है। सी डेज 56 बिलियन सेंटीग्रेड डेज। एक क्षेत्र में तापमान एक दिन में सामान्य से कितने सेंटीग्रेड ज़्यादा रहा है, इसको बोलते हैं सी डेज। इसे जोड़ करके थर्मल स्ट्रेस या फिर क्यूमुलेटिव इफेक्ट को हम मापते हैं। बात करते हैं इसका रीज़न क्या हो सकता है। तो वैज्ञानिकों ने अलग अलग महासागर क्षेत्रों में अलग अलग रीजन पहचान करी है, जिसके चलते चलते समुद्र गर्म हो रहा है। जैसे नॉर्थ अटलांटिक की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर एक्स्ट्रा सनशाइन, पतली मिक्स्ड लेयर, शैलो सरफेस ओशियन लेयर, इससे गर्मी जल्दी जमा हुई और नीचे नहीं जा सकी। साउथ वेस्ट पैसिफिक में जब हम जाते हैं तो यहाँ पर बादल कम थे, सूरज की किरणें सीधे समुद्र में पड़ रही थी। इसके अलावा स्ट्रॉन्गर ओशियन करंट पानी को फैला दिया। नॉर्थ पैसिफिक में जब हम जाते हैं तो लगातार हीट गेन होते रहा, मतलब समुद्र लगातार गर्म होते गया। इक्वेटोरियल ईस्ट पैसिफिक में जब हम जाते हैं तो यहाँ पर अल नीनो के कारण ओशियन करंट बदले, जिससे गर्म पानी इस क्षेत्र में जमा होते गया था। तो ये रीज़न बताया जा रहा है कि भाई इतना ज़्यादा समुद्र गर्म क्यों हुआ। अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग रीजन यहाँ पर निकल करके सामने आए थे। नेक्स्ट वाली जो न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ये पार्टिकुलरली मेटा के रिस्ट बैंड से जुड़ा हुआ है। बात करते हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग की, तो इसे मेटा के रियलिटी लैब्स की तरफ से बनाया गया है। काम कैसे करता है ये एक हल्का रिस्ट बैंड होता है जिसको हम कलाई पर पहनते हैं। ये कलाई की फोर आर्म मसल्स से आने वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल को डिटेक्ट करता है, मतलब कलाई की मांसपेशी से आने वाले बहुत हल्के इलेक्ट्रिकल सिग्नल को पहचान लेता है। इन सिग्नल को पढ़कर के ये कंप्यूटर का कर्सर चला सकता है, टेक्स्ट टाइप कर सकता है एंड जूम इन जूम आउट जैसे काम कर सकता है। बात करते हैं इनपुट कैसे मिलेगा। इन्होंने हजारों वॉलेंट्री की मांसपेशी से सिग्नल डेटा लिया। इन डेटा पर डीप लर्निंग मॉडल को ट्रेन किया गया। फिर बात करते हैं इस रिस्ट बैंड की खासियत, प्लग एंड प्ले की सुविधा। ये मॉडल इतना जनरलाइज्ड है कि ये न्यू यूज़र पर भी बिना ट्रेनिंग के काम कर सकता है। टाइपिंग स्पीड की जब हम बात करते हैं तो टाइपिंग स्पीड है 20.9 वर्ड्स पर मिनट। ये आम कीबोर्ड की 36 WPM से थोड़ी कम है, लेकिन बढ़िया है, खास करके नॉन कीबोर्ड इंटरफेस के लिए। इसमें नया क्या है, फर्स्ट स्केलेबल मसल्स कंप्यूटर इंटरफेरेंस बोल सकते हैं। मतलब ये पहला उपकरण है जो मांसपेशी के संकेतों से माउस, जॉयस्टिक, कीबोर्ड के कई सारे काम कर डाल रहा है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ डिस्कस करेंगे दोस्तों, ये पार्टिकुलरली जूनोटिक डिसीज़ से जुड़ी हुई हैं। ऐसी बीमारियां जो जानवरों से इंसानों में फैलती है, जैसे कोविड-19, निपाह, रेबीज, एवियन फ्लू, ये जूनोटिक रोग कहलाते हैं। ये संक्रमण वायरस, बैक्टीरिया, फंगस या फिर परजीवियों के जरिए फैल सकता है। अभी हाल फिलहाल में एक स्टडी आई है जिसमें बोला जा रहा है डेटा सोर्सेस 1975 से अब तक की डिसीज़ रिकॉर्ड ली गई हैं, इनको सैटेलाइट डेटा और जनसंख्या के डेटा से जोड़े हैं। टारगेट क्या था, हम ये पता लगाना चाहते हैं कि दुनिया के कौन से सेक्टर सबसे ज़्यादा जूनोटिक डिसीज़ आउटब्रेक के लिए खतरा की घंटी है। इसमें की फाइंडिंग ये निकला है कि जो हाई रिस्क जोन है, ये लगभग 10% अर्थ के लैंड हाई या फिर वेरी हाई रिस्क में आ जाते हैं। इनमें लैटिन अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया प्लस पैसिफिक आइलैंड ज़्यादा खतरनाक माने जाते हैं। मानव आबादी पर इसका काफ़ी असर पड़ सकता है, जैसे कि हाई रिस्क क्षेत्र में विश्व की 3% जनसंख्या रहती है, मॉडरेट रिस्क क्षेत्र में 20% जनसंख्या रह रही है। कुल मिलाकर के लगभग 1/4 जनसंख्या मतलब 25% कुछ ना कुछ खतरे की घंटी के नीचे है। मौसम और पर्यावरणीय संबंध की यदि हम यहाँ पर चर्चा करें तो गर्म और अधिक बारिश वाले स्थान जूनोटिक आउटब्रेक के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ये क्षेत्र बायोडाइवर्सिटी रिच है और वहाँ इंसानों का जानवरों के साथ में संपर्क ज़्यादा होता है।
दोस्तों, इस आर्टिकल में हम चर्चा करने वाले हैं जापान के बारे में। 10 साल पहले जो परमाणु संयंत्र है उसमें जो दुर्घटना घटित हुई थी, उसके बाद से इस क्षेत्र में जापान ने काम करना कहना चाहिए नहीं की बराबर कर दिया था। लेकिन अब फिर से जापान उभर कर के सामने आ रहा है और एक जापानी यूटिलिटी कंपनी मतलब बिजली उत्पादन और वितरण वाली कंपनी ने मंगलवार को बोला है, हम एक इनिशियल स्टेप उठा रही हैं जो कि फ्यूकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर 2011 की परमाणु दुर्घटना के बाद देश का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने की दिशा में काम करेगा। मतलब 10 साल बाद जापान फिर से न्यूक्लियर एनर्जी की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। 2011 में क्या हुआ था, सुनामी आई थी एंड इसके बाद फ्यूकुशिमा दाइची न्यूक्लियर प्लांट में मेल्ट डाउन हो गया था, मतलब रिएक्टर टूट गया था। इसके बाद जापान ने सभी न्यूक्लियर रिएक्टर बंद कर दिए थे। इसकी वजह है अनईज, जनता की अनईज मतलब असुरक्षा और चिंता। इस ऊर्जा स्रोत के बारे में जनता को डर था कि न्यूक्लियर पावर सुरक्षित नहीं है, इसलिए जापान को बंद करना पड़ गया था। हालांकि सरकार लगातार न्यूक्लियर पावर को सपोर्ट करती है क्योंकि ये एक रिलायबल और क्लीन एनर्जी है जिसकी जापान को ज़रूरत है, खास करके ऐसे टाइम में जब 2050 तक कार्बन न्यूट्रलिटी, कार्बन उत्सर्जन 0 हासिल करना चाहता है। अब जबकि आपदा को लगभग 14 साल हो चुके हैं, जापान ने कई सारे रिएक्टर को फिर से चालू कर दिया है। ओपिनियन पोल हुआ है जिसके हिसाब से जनता की न्यूक्लियर पावर को लेकर के चिंता अब कम हो गई है, इसलिए जापान इस क्षेत्र में काम करना चाहता है। कंसाई इलेक्ट्रिक कंपनी के अध्यक्ष नोजुमो मोरी ने कहा है कि वे एक जियोलॉजिकल सर्वे करेंगे ताकि ये चीज़ चेक किया जा सके कि क्या मिहामा न्यूक्लियर प्लांट के सक्सेसर के रूप में नया रिएक्टर हम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। ये प्रोजेक्ट 2011 की आपदा के बाद टाल दिया गया था, डिले कर दिए थे, लेकिन अब इसको हम रिज्यूम कर रहे हैं। जियोलॉजिकल जो सर्वे होता है, ज़मीन के नीचे की स्थिति की वैज्ञानिक जांच होती है। सक्सेसर प्लांट मतलब नया प्लांट जो पुराने की जगह लेने वाला है। उन्होंने कहा है कि हमारे देश में नेचुरल रिसोर्सेज काफ़ी लिमिटेड हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि न्यूक्लियर पावर का हम इस्तेमाल करें, न्यूक्लियर पावर अपनी भूमिका निभाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है, ये चीज़ क्लियर नहीं किया है कि भाई हम निर्माण काम कब से चालू करेंगे। 2011 की फ्यूकुशिमा मेल्टडाउन के बाद कंसाई इलेक्ट्रिक ने जियोलॉजिकल सर्वे को रोक दिया था, जो कि मिहामा के 3 में से 1 रिएक्टर को बदलने के लिए ज़रूरी था। आगे 2015 में कंपनी ने मिहामा के 2 रिएक्टर को बंद कर दिया, रिटायर्ड कर दिया, जो 50 साल से अधिक टाइम के हो चुके थे। तीसरा रिएक्टर अब भी 50 साल के बाद चल रहा है, इसलिए सोचा जा रहा है कि भाई इतने पुराने प्लांट हम नहीं चलाएंगे। लोकल मीडिया के हिसाब से देखा जाए, नया रिएक्टर 1 ट्रिलियन येन मतलब $6.8 बिलियन की लागत का हो सकता है और इसे संचालित होने में लगभग 20 साल लग सकते हैं। सरकार की तरह बड़ी कंपनियां भी न्यूक्लियर पावर का समर्थन कर रही हैं क्योंकि भविष्य में जापान को AI और डेटा सेंटर चलाने के लिए ज़्यादा बिजली लगेगा, इसलिए न्यूक्लियर पावर प्लांट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। निष्कर्ष से हम ये चीज़ कह सकते हैं कि जापान अब धीरे धीरे न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ लौट रहा है। पुरानी दुर्घटनाओं से सबक लेने के बाद नई सावधानियां अपनाई जा रही हैं। सरकार और इंडस्ट्री दोनों मानते हैं कि न्यूक्लियर पावर का मतलब है फ्यूचर की हमारी बिजली की पूर्ति हो जाएगी।